हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ फिर जुड़ रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है वो समाज कार्य यूजीसी नेट के सिलेबस के यूनिट 6 से रिलेटेड है। प्रशासन, कल्याण और विकास सेवाएं। इसमें एक टॉपिक है समाज कल्याण प्रशासन। तो ये पोस्ट कॉर्ब फार्मूला, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पोस्ट कॉर्ब फार्मूला यहाँ पर प्रयोग किया जाता है समाज कल्याण प्रशासन में और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज मैं यहाँ पर यह डिस्कस करूँगा कि क्या है पोस्ट कॉर्ब फार्मूला और समाज कार्य में ये क्यों पढ़ा जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो समाज कार्य में समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत पढ़ा जाता है और समाज कल्याण प्रशासन के बारे में अगर मैं बता दूं तो समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है, ठीक है। और कुछ लेखक इसे अप्रत्यक्ष वृद्धि यानी इनडायरेक्ट टेक्निक भी कहते हैं या सामर्थ्य प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि ये उन सेवाओं को कार्यान्वित करती है जो व्यक्तिगत समाज कार्य, समूह समाज कार्य और सामुदायिक संगठन के अंतर्गत प्रदान की जाती है। समाज कल्याण प्रशासन में कुछ ऐसे मौलिक तत्व हैं जो अन्य विद्या शाखाओं के समान हैं, जैसे जन प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रबंधन यानी बिजनेस मैनेजमेंट, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान आदि। तो समाज कल्याण प्रशासन के अर्थों को समझने के लिए प्रशासन, सामाजिक प्रशासन और अन्य उदाहरणों का अर्थ समझना लाभदायक होगा। और यहाँ पर हम ज़्यादा विस्तार से ना बढ़ते हुए सीधे फार्मूले पर आते हैं। और फार्मूले के अंतर्गत सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये सूत्र दिया किसने है। तो ये फार्मूला लूथर गुलिक द्वारा दिया गया है। इस सूत्र का प्रयोग सामाजिक संस्थाओं के प्रशासकीय क्रियाकलापों को विभाजित करने में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? प्रशासकीय क्रियाकलापों के विभाजन करने में किया जाता है। इस सूत्र का प्रयोग करके समाज कल्याण प्रशासन के कार्यों की व्याख्या की जाती है। और उपरोक्त के अलावा लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन को कहा जाता है और लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी ये फार्मूला प्रयोग किया जाता है। लूथर गुलिक द्वारा ये सूत्र प्रयोग किया जाता है, जो कि लूथर गुलिक द्वारा दिया गया है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी ये प्रयोग किया जाता है। लूथर गुलिक के इस सिद्धांत के समर्थकों की अगर बात करें तो वैसे तो इस सिद्धांत को मुख्यतः लूथर गुलिक के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इस सिद्धांत के समर्थक लिंडन उर्विक और हेनरी फ्योल भी हैं, ठीक है। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक को उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये लिंडन उर्विक और हेनरी फ्योल भी आसानी से मिल जाएंगे। ये सूत्र लोक प्रशासन के प्रबंधन के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है और प्रबंधन के क्षेत्र में हेनरी फ्योल ने भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आगे आते हैं हम, जो मुख्य बातें इसके अंतर्गत डिस्कस करनी है उस पर आते हैं। पोस्ट कॉर्ब की अगर बात करें तो ये एक विशिष्ट अर्थ रखता है। इसमें जितने भी अक्षर हैं उनका अपना एक अलग अर्थ है और इन सब की अगर बात करें तो इसमें पहला पी का अर्थ है प्लानिंग, ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद एस का अर्थ है स्टाफिंग, डी का अर्थ है डायरेक्टिंग, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर जितने भी जो इसमें संक्षिप्त दिए गए हैं अक्षर उनका अलग अलग नाम है। और इसी तरह डी का अर्थ है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना, को का कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना, आर का रिपोर्टिंग प्रतिवेदन का देना और बी का बजटिंग, ठीक है। इस सूत्र में एक नया जो है कार्य और जोड़ा गया है और उसका नाम है मूल्यांकन, ठीक है। तो यहाँ पर मूल्यांकन जो है शब्द फिर और जोड़ा गया है जो कि बाद में नया है, ठीक है। यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इन सब के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि ये सब क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्लानिंग पे। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो नियोजन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसका अर्थ है सामाजिक संस्था की भावी संरचना और कार्यों के विषय में विचार करना। इसमें उद्देश्यों,
उद्देश्यों, कार्यों और नीतियों जिनकी संस्था पूर्ति करना चाहती है का निर्धारण और वर्गीकरण सम्मिलित है। संस्था की विभिन्न सेवाओं से उसका कार्यक्रम बनता है और नियोजन कार्य इन सेवाओं को ठीक से चलाना सम्मिलित कराता है। तो किसी भी संस्था में नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है, ये इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो इसमें है वो है संगठन। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। तो इसके बाद इसमें ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, तो कोई भी संस्था अगर है तो इसके द्वारा संस्था के प्रशासनिक ढांचे का निर्माण होता है। इसके द्वारा अंतिम नियंत्रण समूह, प्रबंधन परिषद, कार्यकारिणी या कर्मचारियों के कार्यों को निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में क्या ये किया जाता है कि इसके द्वारा संस्था के प्रशासनिक ढांचे का निर्माण होता है और इसके द्वारा अंतिम नियंत्रण समूह, प्रबंधन परिषद, कार्यकारिणी या कर्मचारियों के कार्यों को निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। अगला जो हमारा स्टेप है वो है स्टाफिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी संस्था होती है उसको एक नियोजित प्लान होना चाहिए कि संस्था कैसे काम करेगी। उसके बाद उसमें संगठन होना चाहिए, जो समूह, प्रबंधन परिषद, कार्यकारिणी, कर्मचारी आदि। इसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो है स्टाफिंग। इसमें क्या होता है कि कर्मचारी गण व्यवस्था का अर्थ है, यानी कर्मचारी गण व्यवस्था जिसे स्टाफिंग कहते हैं, इसका अर्थ है कर्मचारियों का प्रशासन। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय कार्य है क्योंकि कर्मचारी गण का आकार, उनकी निपुणताएं आदि संस्था द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। कर्मचारी प्रशासन में भर्ती, सेवायुक्ति, पदावधि, अवकाश और कार्य संबंधी दशाओं के विषय में संस्था की कर्मचारी गण नीतियाँ सम्मिलित हैं। कर्मचारी प्रशासन के कार्यों का एक भाग कर्मचारी के कार्यों के संपादन का मूल्यांकन भी है, जिससे सेवाओं में क्षमता लाई जा सके, न्यायपूर्ण व्यवहार लाया जा सके। कर्मचारी गण व्यवस्था के कार्यों में सेवाकालीन प्रशिक्षण, शिकायत निवारण पद्धति, सेवानिवृत्ति के नियम, कर्मचारियों के पदच्युति और पर्यवेक्षण आदि सम्मिलित है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बिंदु हो जाता है। और इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जिसे हम डायरेक्टिंग कहते हैं, डायरेक्टिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग के अंतर्गत क्या होता है, इसमें निर्देशन करना आता है। निर्देशन करना अधिशासक का कार्य होता है, जिसमें अंतिम निर्णय लेने और संस्था के प्रशासनात्मक प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायित्व सम्मिलित है। निर्देशन के लिए एक रचनात्मक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है जो कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त कर सके। इसी में अधिशासक द्वारा अपने व्यावसायिक विचारों को कर्मचारियों के साथ बांटना, विधियों एवं कार्य रीतियों में सुधार और न्यायोचित मूल्यांकन द्वारा कर्मचारियों में आत्मविश्वास पैदा करना भी सम्मिलित है। संस्था की नियमानुसार क्रियाएं निदेशक और उसके सहायकों के निर्देशन में चलती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग मतलब सीधा से यही है कि निर्देशन करना। इसमें वो लोग होते हैं जो संस्था में निर्देशक का काम करते हैं। ठीक है, और उन्हीं की सहायता से बाकी सभी काम जो है होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप निर्देशक शब्द याद रखें, निर्देशक। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद आता है पांचवा स्टेप, समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग। इसमें क्या होता है, समन्वय का अर्थ है प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का स्पष्ट निर्धारण करना और उत्तरदायित्व एवं अधिकारों को निश्चय करना। अधिशासक को प्रत्येक कर्मचारी को पहल करने का अवसर देना चाहिए, जिससे वो ये अनुभव करे कि वो खुद संस्था के संपूर्ण कार्यक्रम में ही अपने कार्य का संपादन कर रहा है। कर्मचारियों के एक दूसरे के साथ संबंध अनुरूप होने चाहिए। अधिशासक को प्रबंध मंडल द्वारा प्रतिपादित सामाजिक नीति का ज्ञान होना चाहिए
और उसे सामुदायिक संबंधों के अपने ज्ञान को पूरे कर्मचारियों के साथ बांटना चाहिए, जिससे संस्था की क्षमताओं का विकास होता रहे और क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। तो ये होता है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय, यानी साथ साथ सब लोग मिलकर काम करें, जिससे किसी में कोई ऐसी भावना उत्पन्न न हो जो वहाँ पर काम करने में बाधक बने। इसके बाद जो हमारा इसी के अंतर्गत नेक्स्ट स्टेप है वो है रिपोर्टिंग। प्रतिवेदन। प्रतिवेदन एक ऐसा प्रशासनिक कार्य है जिसके द्वारा संस्था के कार्यों को प्रबंध परिषद, संस्था के सदस्यों और जनता के सामने रखा जाता है। क्या होता है प्रतिवेदन में? एक प्रशासकीय कार्य है ये। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा संस्था के कार्यों को प्रबंध परिषद, संघ के सदस्यों और जनता के सामने रखा जाता है। इसके लिए अभिलेखन और लेखांकन, सांख्यिकी एवं शोध, जिस पर प्रतिवेदन आधारित होता है, की एक पद्धति की आवश्यकता पड़ती है। जनता के सामने प्रतिवेदन संचार के साधनों द्वारा रखे जाते हैं। संस्था के कार्यों की जनता के लिए व्याख्या की जाती है और इस प्रकार जनता से संबंध स्थापित किया जाता है। तो रिपोर्टिंग भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है किसी भी संस्था में। इसके बाद जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बजटिंग। क्या? बजटिंग, बजट बनाना। कोई भी संस्था, कोई भी जो है व्यवस्था बिना बजट के नहीं चल सकती। बजट हर जगह पर, हर कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक जो है संसाधन होता है। इसमें बजट बनाने में क्या होता है, तो इसमें संस्था के आर्थिक साधनों को गतिमान करना, व्यय करना और इन साधनों का नियंत्रण सम्मिलित है। सरकारी संस्थाओं में बजट बनाने के प्रशासकीय कार्य में सरकार के स्तर पर बातचीत करके बजट निर्धारित किया जाता है। निजी कल्याण संगठनों में विशेष प्रयासों द्वारा धन एकत्र किया जाता है और एक केंद्रीय संस्था द्वारा उसका वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त उचित लेखांकन और आर्थिक अभिलेख और नियंत्रण की विधियां तय की जाती, जिससे इस बात का विश्वास दिलाया जा सके कि व्यय उचित प्रकार से किया जाएगा। बिल्कुल इस बात को जो है बहुत मायने रखा जाता है इस बात का कि व्यय उचित प्रकार से हो रहा है कि नहीं। बजट इसी वजह से बनाया जाता है कि आगे का एक प्लान बना लिया जाता है जिसे बजट कहते हैं। और संविधान में बात करें तो आर्टिकल 112 में बजट का जो है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, वहाँ पर बताया गया है। तो भारत का भी हर वर्ष बजट प्रस्तुत होता है। 1 फरवरी को इस बार भी प्रस्तुत हुआ है बजट। तो बजट मुख्य बिंदु होता है किसी भी संस्था को चलाने के लिए। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो है विश्वास दिलाया जा सके लोगों को कि व्यय उचित प्रकार से किया जा रहा है। संस्था के विभिन्न भागों में कोष का वितरण किया जाता है, जिससे संस्था का प्रत्येक भाग प्रभावशाली तरीके से अपना कार्य संपादन कर सके। ठीक है, तो ये हो गया बजट के अंतर्गत। ठीक है, अब ये तो हो गया पूरा फार्मूला जो है, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। पोस्ट कार्ड, ठीक है, पोस्ट कार्ड, ठीक है। इसके अंतर्गत पी में मैंने प्लानिंग बताया, ठीक है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग बताया, एस से स्टाफिंग बताया, डी से डायरेक्टिंग बताया, ठीक है, और सी से मैंने कोऑर्डिनेटिंग बताया। उसके बाद सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा और उसके बाद आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पी से प्लानिंग, उसके बाद ओ से ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद एस से स्टाफिंग, एस से स्टाफिंग, ठीक है, और इसके बाद डी से डायरेक्टिंग और इसके बाद सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग और आर से रिपोर्टिंग, उसके बाद बी से बजटिंग। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु और जोड़ा गया है जो कि है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो कि बाद में जोड़ा गया है।
ठीक है, इसका अर्थ है मूल्यांकन, इसे मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन भी बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। सामाजिक संस्थाओं के प्रशासकीय कार्यों में मूल्यांकन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। मूल्यांकन से इस बात का पता चलता रहता है कि संस्था के सभी भाग अपने अपने उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का पता तभी चलेगा कि कौन सा जो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो कहाँ तक हम प्राप्त कर चुके हैं। जब तक हम उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमें इस बात की जानकारी नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये आज के क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया पोस्ट कार्व फार्मूला, जिसके अंतर्गत मैंने बताया पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग, और इवैल्यूएशन भी मैंने अंत में आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, तो इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं इस फार्मूले से रिलेटेड आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। सबसे पहले बात की इस पोस्ट कार्व जो फार्मूला है इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इसके क्या गुण हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रशासन के क्षेत्र में स्पष्ट निर्धारण का प्रथम व्यवस्थित प्रयास है ये। ठीक है, प्रशासन के क्षेत्र के स्पष्ट निर्धारण का प्रथम व्यवस्थित प्रयास है ये। दूसरी बात इसमें अगर बात करें, ये तो हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2 की अगर बात करें तो प्रशासन के कार्यों को संक्षिप्त व व्यवस्थित रूप में लाया जा सकता है इसके माध्यम से। तीसरी बात अगर करें तो लोक प्रशासन में या किसी भी संस्था के प्रशासन में कार्य करने को इस माध्यम से ज़्यादा कार्य करवाया जा सकता है। जब चीज़ें एक जो है तरीके से रहेंगी तो लोक प्रशासन यह हो या कोई भी प्रशासन हो, ठीक है, समाज कल्याण प्रशासन हो, उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवाया जा सकता है। तो इस तरह जो है इस फार्मूले की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसके बाद इसमें जो कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, और आलोचना में कुछ लोगों ने कहा है कि ये प्रशासन का एक यंत्र मात्र है। क्या है? प्रशासन का एक यंत्र मात्र है, एक प्रशासन का मात्र यंत्र है और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरी बात जो है आलोचकों ने कही, क्या कहा कि यह विशिष्ट तकनीक पर कम बल देता है। ठीक है, कहते हैं कि इसकी कोई विशिष्ट तकनीक पर बल नहीं देता है, केवल सुझाव देता है। ठीक है, तो इस तरह इसकी आलोचना भी की गई। तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से हमेशा हर सिचुएशन में सही नहीं बैठता है। तो पोस्ट कार्व सूत्र से बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं, और बहुत फेमस सूत्र है। समाज कार्य हो या बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों में ये फार्मूला सीधे पूछ लिया जाता है कि पोस्ट कार्व सूत्र किसने दिया। समाज कार्य में भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इसके टॉपिक में भी है, और इसके अलावा पॉलिटी में भी, लोक प्रशासन में भी इस जो है फार्मूले से क्वेश्चन आए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूरी की पूरी संभावना है क्वेश्चन बनने की। संभवतः यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कई बार तो इसके फार्मूले को दे दिया जाता है और इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो है ये सूत्र पोस्ट कार्व किसने दिया है, तो लूथर गुलिक का नाम याद रखना है, और इसका एक बार रिवीजन सही से कर लेना है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पी से क्या होता है, ओ आर से क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको देख लेना है ताकि आप एग्ज़ाम में सही उत्तर टिक कर सकें। ठीक है, दूसरी कुछ बातें और याद कर लेना है, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि उर्विक और हेनरी फ्यूल भी इस फार्मूले के समर्थक हैं, और लूथर गुलिक ने इसे दिया है। ठीक है, और किस क्षेत्र के लिए है ये? समाज कल्याण प्रशासन के लिए, और प्रशासन के क्षेत्र में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, लोक प्रशासन में भी और समाज कल्याण प्रशासन में भी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं।
और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।